बूढ़े बलवंत सिंह ने अपने सबसे छोटे बेटे से मिलने के लिए जब गाड़ी चलाई तो बेटे के चेहरे पर गहरे चोट के निशान और उदासी छाई हुई थी। अरे तेरा बाप नहीं है क्या? कोई दादाजी आए हैं, पहले बताता तो जरा कम मारते। हाँ, सीनियर सिपाही लड़के का मजाक उड़ाते रहे और आखिरकार पिता को अपने पहले और दूसरे बेटे को फोन करना पड़ा। उन दोनों बेटों के पद इतने ऊंचे थे कि वे पूरी यूनिट को तहस नहस कर सकते थे। यदि आपको यह कहानी पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नोटिफिकेशन चालू करें। धन्यवाद। पंजाब की सीमा पर पतझड़ की सूखी हवाएं फतेहगढ़ के उजाड़ मैदानों से गुजर रही थीं। पुराने खटारा ट्रक के झटके बलवंत सिंह की कमर में दर्द पैदा कर रहे थे, लेकिन उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं थी। उनकी नजरें दूर दिख रहे फौजी अड्डे के भारी लोहे के गेट पर टिकी थीं, जिसके पार उनका सबसे छोटा बेटा मोहन था। 60 साल की उम्र पार करने के बाद पैदा हुआ यह बेटा उनकी आंखों का तारा था, कलेजे का टुकड़ा था। मुलाकात की अर्जी देने के बाद बलवंत सिंह एक साधारण से मुलाकात कक्ष में बेचैनी से अपनी उंगलियां मलने लगे। उनकी खुरदरी फटी हुई उंगलियां उस कठोर जीवन की कहानी कह रही थीं जो उन्होंने जिंदगी भर मिट्टी के साथ काम करते हुए बिताया था। कुछ देर बाद दरवाजा खुला और फौजी वर्दी में मोहन सामने आया। बलवंत सिंह के चेहरे पर खुशी की मुस्कान आने ही वाली थी कि बेटे का चेहरा देखकर वह सन्न रह गए। उसका बायां गाल और होंठों के आसपास का हिस्सा नीला पड़ गया था। उसने छिपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सूजन के निशान साफ दिख रहे थे। सबसे ज्यादा तकलीफदेह बात यह थी कि बेटे की आंखों की चमक खत्म हो चुकी थी। उसकी आंखों में बस गहरा अंधेरा और खालीपन था। बलवंत सिंह का दिल डूब गया। मोहन, उन्होंने फटी हुई आवाज में अपने बेटे को पुकारा, लेकिन मोहन ने बस बेबसी से अपना सिर झुका लिया। उसी पल मोहन के साथ आए 2 सिपाही, जिनके कंधे पर नायक का फीता लगा था, हंसते हुए पास आए। उनकी आंखों में खुला मजाक और तिरस्कार था। ओए मोहन सिंह, सिपाही, तुझसे मिलने कोई आया है, लेकिन तेरे पिताजी कहाँ हैं? ये कौन दादाजी आ गए? उनमें से जो लीडर लग रहा था, नायक राकेश ने ताना मारते हुए मोहन का कंधा थपथपाया। बलवंत सिंह ने देखा कि मोहन का शरीर हल्का सा कांप गया। अरे क्या तेरा बाप नहीं है? यार पहले बताता। अगर हमें पता होता कि तू बिना बाप का है तो हम तुझे थोड़ा कम मारते, है कि नहीं? हाँ। आसपास खड़े दूसरे सीनियर सिपाही भी सहमति में हंसने लगे। उनकी हंसी तेज छुरों की तरह बलवंत सिंह के दिल में चुभ गई। उन्होंने पूरी जिंदगी ईमानदारी और मेहनत से गुजारी थी, अपने बच्चों को भी यही सिखाया था, और आज उनका बेटा जो देश की रक्षा करने इस पवित्र जगह पर आया था, कुछ कीड़े मकोड़ों जैसे लोगों से जलील हो रहा था और मार खा रहा था, सिर्फ इसीलिए कि उसका बाप नहीं है। बलवंत सिंह की झुर्रियों वाली आंखें सिकुड़ गईं। उनके अंदर कुछ ऐसा जागा जिसे उन्होंने जिंदगी भर दबा कर रखा था। वह बिना कुछ कहे अपनी जगह से उठे। मोहन ने घबराई हुई नजरों से अपने पिता की ओर देखा। पिताजी। बलवंत सिंह ने चुपचाप अपने बेटे का कंधा थपथपाया। फिर वह मजाक उड़ा रहे नायक राकेश की ओर मुड़े। उनका चेहरा भावशून्य था, लेकिन उसके अंदर पहाड़ों जैसा गुस्सा छिपा था। तुम्हारा नाम क्या है? धीमी लेकिन हड्डियों को कंपा देने वाली आवाज सुनकर राकेश की हंसी रुक गई। उसने अकड़कर बलवंत सिंह को ऊपर से नीचे तक देखा। ओ बुढ़े, ज्यादा होशियार मत बन, अपने बेटे को ठीक से समझा। फौज में आराम से रहना है तो झुककर रहना सीखे। रोज रोज बेवकूफों जैसी हरकतें करेगा तो मार तो खाएगा ही। तभी एक और सीनियर सिपाही ने मोहन को इशारा करते हुए उसके कान में फुसफुसाया, ओए, जैसे ही ये बुढ़ा जाएगा तू तो गया। ज्यादा तमाशा मत बना और चुपचाप इन्हें भेज दे। यह धमकी भी बलवंत सिंह के कानों में साफ साफ पड़ी। यह सब देख रहा एक अफसर, जो शायद सूबेदार था, कोने में अपने साथी से गपशप करते हुए जानबूझकर इसे नजरअंदाज कर रहा था। साफ था कि वह किसी झमेले में नहीं पड़ना चाहता था। बलवंत सिंह ने अब और कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस नायक राकेश का चेहरा, उसके कंधे का फीता और उसे नजरअंदाज कर रहे सूबेदार के चेहरे को अपनी आंखों में गहराई से बसा लिया। फिर वह चुपचाप मुलाकात कक्ष से बाहर चले गए। मोहन की हताश नजरें उनकी पीठ पर टिकी थीं, लेकिन वह पीछे नहीं मुड़े। इस वक्त उनके बेटे को सांत्वना की नहीं, किसी और चीज की जरूरत थी। ट्रक पर लौटकर बलवंत सिंह ने अपनी जेब से एक पुराना मोबाइल निकाला। गुस्से से उनकी उंगलियां कांप रही थीं। उन्होंने स्पीड डायल का पहला बटन देर तक दबाए रखा।
2 बार घंटी बजने से पहले ही एक मजबूत और अधिकारपूर्ण आवाज सुनाई दी। पिताजी, सब ठीक तो है? विक्रम, बलवंत सिंह की आवाज किसी गहरी गुफा से आती हुई लग रही थी, नीची और ठंडी। हाँ पिताजी, मैं ही हूं, लेकिन आपकी आवाज ऐसी क्यों है? क्या तबीयत ठीक नहीं है? पहला बेटा। विक्रम, उसकी आवाज में चिंता भरी थी। बलवंत सिंह ने एक गहरी सांस ली। बाहर तेज हवा ट्रक की खिड़की से टकरा रही थी, मानो आने वाले तूफान की चेतावनी दे रही हो। नहीं, मेरी चिंता मत कर। तुम इस वक्त कहां हो? मैं अभी डिवीजन हेडक्वार्टर में अपने दफ्तर में हूं। कोई बात है क्या? ठीक है, अजय को भी फोन करो। तुम दोनों को अभी तुरंत मेरे पास आना होगा, छोटे की यूनिट में। बेटे के सवाल सुनने की जरूरत समझे बिना बलवंत सिंह ने दृढ़ता से कहा। उनकी आवाज में छिपी ठंडी नफरत को पहले बेटे विक्रम ने तुरंत पहचान लिया। उसके पिता ने जीवन में कभी भी ऐसी आवाज में बात नहीं की थी। छोटे के चेहरे पर चोट के निशान हैं। इस एक वाक्य के बाद फोन के दूसरी तरफ भारी खामोशी छा गई। कुछ पलों के बाद पहले बेटे की आवाज आई। उसकी आवाज में अब पहले जैसी दृढ़ता नहीं, बल्कि बर्फ जैसी ठंडी और स्टील जैसी तेज नफरत थी। समझ गया पिताजी, मैं अभी अजय के साथ निकलता हूं। आप यूनिट का पता मैसेज कर दीजिए। फोन काटने के बाद बलवंत सिंह ने तुरंत दूसरे बेटे अजय को फोन किया। पहले बेटे की तरह ही दूसरे ने भी पिता के एक वाक्य से पूरी स्थिति समझ ली। नरक के दरवाजे अब खुल चुके थे। बलवंत सिंह ने कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। उनकी आंखों के सामने छोटे बेटे का चोटिल चेहरा और सीनियर सिपाहियों की मजाक उड़ाती हंसी घूम रही थी। उन्होंने धीरे से कसम खाई, मेरे बेटे को छूने की कीमत तुम्हारी रूह को तोड़कर भी पूरी नहीं होगी। बलवंत सिंह का फोन कटते ही भारत के पश्चिमी मोर्चे की रखवाली करने वाले एक डिवीजन के हेडक्वार्टर में डिवीजन कमांडर के दफ्तर का माहौल पल भर में जम गया। मेजर जनरल विक्रम सिंह, जो कुछ देर पहले तक अपने सहायक की रिपोर्ट सुनकर मुस्कुरा रहे थे, के चेहरे से सारे भाव गायब हो गए। अब वहां बस बर्फीली और तेज नफरत बची थी। पूरी डिवीजन को इमरजेंसी अलर्ट पर डालो। मिलिट्री पुलिस, सीएमपी के कमांडर, इंटेलिजेंस अफसर और एडमिनिस्ट्रेशन अफसर को तुरंत मेरे दफ्तर में बुलाओ, 5 मिनट के अंदर। सहायक ने अपने कमांडर का ऐसा रूप पहली बार देखा था। वह सांस लेना भी भूल गया। यह सिर्फ गुस्सा नहीं था, यह सब कुछ तबाह कर देने वाली एक काली ऊर्जा थी जो पूरे दफ्तर में फैल गई थी। वह घबराहट में सैल्यूट करके बाहर भागा। मेजर जनरल विक्रम सिंह ने तुरंत अपने भाई को फोन किया। उनका भाई ब्रिगेडियर अजय सिंह उन्हीं के अधीन एक ब्रिगेड का कमांडर था। अजय, मैंने अभी पिताजी से बात की। हाँ भैया, मैंने भी। उन्होंने बताया, अभी अपनी ब्रिगेड की सबसे तेज और लड़ाकू यूनिट्स की एक स्ट्राइक टीम बनाओ। हथियार जरूरत से ज्यादा रखना। सीएमपी की स्पेशल टीम को भी शामिल करो और तुम खुद कमांड हेलीकॉप्टर से उस लोकेशन पर पहुंचो जो मैं भेज रहा हूं। मैं भी निकल रहा हूं। ठीक है भैया। भाई की आवाज भी गुस्से से उबल रही थी। उन दोनों भाइयों के लिए उनके पिता आसमान थे और छोटा भाई मोहन उनकी हर चीज था जिसे उन्हें बचाना था। इन दोनों को एक साथ छेड़ने वालों को माफी नहीं मिल सकती थी। मेजर जनरल विक्रम सिंह ने खिड़की से बाहर देखा। शांतिपूर्ण दिख रहा फौजी अड्डा आज नरक में बदलने वाला था। उन्होंने अपनी मेज की दराज से अपनी पिस्तौल निकाली, मैगजीन जांची और अपनी कमर पर लगा ली। एक डिवीजन कमांडर का खुद पिस्तौल लगाना युद्ध के अलावा बहुत ही असामान्य बात थी, लेकिन इस वक्त उनका मन किसी जंग के मैदान से कम नहीं था। कुछ ही देर में पिता का भेजा हुआ मैसेज आया। फतेहगढ़ की एक इन्फेंट्री बटालियन। विक्रम सिंह उस यूनिट का नाम देखकर सर्द मुस्कान के साथ हंसे। वह उनके अपने डिवीजन के अधिकार क्षेत्र में थी। इंटेलिजेंस अफसर। दफ्तर में पहुंचे अफसरों में से उन्होंने सबसे पहले उसे बुलाया। हाँ सर, तुम उस बटालियन के बारे में क्या जानते हो? इंटेलिजेंस अफसर ने कुछ पल सोचा और फिर सावधानी से बोला, सर, हाल ही में वहां सिपाहियों के बीच बदसलूकी की कुछ अफवाहें आई थीं, लेकिन रिपोर्ट मिली थी कि बटालियन कमांडर अपने स्तर पर इसे संभाल रहा है। कोई खास बात नहीं थी। कोई खास बात नहीं थी? अब होगी। मेजर जनरल विक्रम सिंह अपनी जगह से उठे। उनकी आंखों में देखकर बाकी अफसर भी कांप गए। आज से मैं डिवीजन कमांडर उस बटालियन की कमान सीधे अपने हाथ में लेता हूं। सीएमपी पूरी यूनिट को सील कर दे। एक चींटी भी अंदर बाहर नहीं होनी चाहिए। इंटेलिजेंस यूनिट बटालियन के हर अफसर और सिपाही की जानकारी इकट्ठा करे
और इस वक्त से सभी को तैयार रहने का आदेश दे। मेरी इजाजत के बिना कोई भी उस यूनिट से एक कदम बाहर नहीं निकालेगा। मेजर जनरल साहब, क्या हम पूछ सकते हैं कि मामला क्या है? सीएमपी के कमांडर ने हिम्मत करके पूछा। विक्रम सिंह ने उसकी ओर मुड़कर धीरे से कहा, कीड़े मारने हैं, जड़ तक गहरे धंसे हुए जहरीले कीड़े। कुछ ही देर बाद डिवीजन हेडक्वार्टर के हेलीपैड से 2 हेलीकॉप्टर गरजते हुए आसमान में उड़े। एक में डिवीजन कमांडर मेजर जनरल विक्रम सिंह थे और दूसरे में पूरी तरह से हथियारों से लैस सीएमपी की स्पेशल टीम। उसी समय ब्रिगेडियर अजय सिंह की ब्रिगेड से भी काले रंग की स्पेशल गाड़ियां धूल उड़ाती हुई निकल पड़ीं। ब्रिगेड की सबसे बेहतरीन टोही बटालियन और सीएमपी की स्पेशल टीम से बनी यह स्ट्राइक फोर्स किसी भी हमले को कुचलने की ताकत रखती थी। 2 सितारे और 1 सितारा एक छोटे से बिंदु की ओर भयानक गति से बढ़ रहे थे। उधर मोहन की बटालियन में पूरी शांति थी। मुलाकात का समय खत्म हो रहा था और सिपाही रात के खाने का इंतजार करते हुए एक सुस्त छुट्टी का दिन बिता रहे थे। नायक राकेश बैरक में लेटा सिगरेट पीते हुए हौंस रहा था। यार, तुम लोगों ने उस सिपाही मोहन सिंह के बुढ़े का चेहरा देखा था? कैसा मुंह बना रखा था। हाँ साहब, ऐसा लग रहा था जैसे अपने लाडले बेटे को बचाने आया हो। कुछ खास नहीं था उस बुढ़े में। वही तो, तभी तो बेटा ऐसा है। रात के खाने के बाद उसे फिर से बुलाना पड़ेगा। जब उसने खुद ही ऐलान कर दिया है कि उसका बाप नहीं है, तो हमें उसका खास ख्याल तो रखना ही पड़ेगा, है ना? उनकी घिनौनी बातें अचानक गूंज उठी, एक भयानक आवाज से थम गई। जमीन को कंपा देने वाली हेलीकॉप्टर की आवाज, और वह एक नहीं था। सिपाही बड़बड़ाते हुए खिड़कियों से बाहर झांकने लगे। बटालियन के परेड ग्राउंड के ऊपर 2 हेलीकॉप्टर भयानक अंदाज में मंडरा रहे थे। एक पर डिवीजन का निशान साफ था, दूसरा किसी अनजान यूनिट का था। यह क्या है? कोई ट्रेनिंग है क्या? किसी के बुदबुदाते ही हेलीकॉप्टर से रस्सियां नीचे आईं और काले कपड़ों में सीएमपी के जवान पलक झपकते ही परेड ग्राउंड पर उतर गए। उन्होंने उतरते ही पूरी योजना के साथ हेडक्वार्टर और सभी बैरकों के दरवाजों पर कब्जा कर लिया। उसी समय बटालियन का मुख्य गेट एक युद्ध क्षेत्र बन गया। गरजती हुई कमांड गाड़ियां और ट्रक गेट को लगभग रौंदते हुए अंदर घुस आए। सबसे आगे वाली गाड़ी से ब्रिगेडियर अजय सिंह उतरे। उन्होंने गेट पर तैनात संतरियों की ओर देखा तक नहीं और सीधे सीएमपी टीम के लीडर को आदेश दिया, इस पल से इस यूनिट का सारा संचार बंद कर दो। बाहर किसी से कोई संपर्क नहीं होगा। जो कोई भी विरोध करे उसे वहीं काबू कर लो। जय हिंद सर। परेड ग्राउंड पर उतरे हेलीकॉप्टर से आखिरकार मेजर जनरल विक्रम सिंह बाहर आए। उनके पीछे डिवीजन के इंटेलिजेंस अफसर और सीएमपी कमांडर परछाई की तरह चल रहे थे। अचानक हुई इस घटना से घबराकर बाहर भागे बटालियन कमांडर और सूबेदार मेजर डिवीजन कमांडर को देखकर डर के मारे दौड़ते हुए आए। जय हिंद सर, आप यहां कैसे? बटालियन कमांडर ने अकड़े हुए शरीर से सैल्यूट किया, लेकिन विक्रम सिंह ने उसका सैल्यूट लिए बिना ठंडे स्वर में पूछा, इस यूनिट का कमांडर तू है? जी सर। तेरी यूनिट में सिपाही मोहन सिंह है? बटालियन कमांडर पहली बार यह नाम सुनकर थोड़ा घबराया। सैकड़ों सिपाहियों के नाम याद रखना मुश्किल था। जब वह हिचकिचा रहा था तो पीछे खड़े सूबेदार मेजर ने तेजी से आगे बढ़कर कहा, जी सर, हेडक्वार्टर कंपनी में है। विक्रम सिंह ने सिर हिलाया और फिर उन्होंने बटालियन कमांडर का कॉलर लगभग फाड़ते हुए पकड़ लिया। बटालियन कमांडर और आसपास मौजूद सभी लोग सन्न रह गए। तुझे यह भी नहीं पता कि मेरा छोटा भाई किस हाल में है? तू बाप कहलाने के लायक भी नहीं है। आज से तेरी फौजी जिंदगी खत्म। उन्होंने बटालियन कमांडर को धक्का दिया और सीएमपी कमांडर को आदेश दिया, इसे तुरंत पद से हटाओ और इंटेलिजेंस यूनिट को सौंप दो और हेडक्वार्टर कंपनी के सभी जवानों को 5 मिनट के अंदर पूरे साजो सामान के साथ परेड ग्राउंड पर इकट्ठा करो। एक भी बचना नहीं चाहिए। 2 सितारे और 1 सितारा, 3 सितारों ने एक यूनिट को कुचलना शुरू कर दिया था। नरक की पार्टी बस शुरू ही हुई थी। हेडक्वार्टर कंपनी की बैरक में अफरा तफरी मची हुई थी। अचानक इमरजेंसी की स्थिति में सिपाही हड़बड़ी में अपनी वर्दी और साजो सामान पहन रहे थे। गालियों और चीख पुकार का शोर था। खासकर नायक राकेश और उसके साथी सीनियर सिपाही, जिन्हें स्थिति समझ नहीं आ रही थी और ज्यादा गुस्से में जूनियर्स को धमका रहे थे, जल्दी करो, जो धीरे चलेगा आज रात उसकी खैर नहीं। लेकिन उनकी सारी हेकड़ी परेड ग्राउंड पर लाइन में खड़े होते ही हवा हो गई। परेड ग्राउंड के बीच में 2 जनरल खड़े थे।
एक उनके अपने डिवीजन का सबसे बड़ा अफसर, डिवीजन कमांडर, दूसरा एक अनजान ब्रिगेडियर। उनके चारों ओर खौफनाक माहौल वाले सीएमपी के जवान तैनात थे। परेड ग्राउंड के बाहरी हिस्से को ब्रिगेड से आई स्ट्राइक फोर्स ने घेर रखा था। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी बड़े जाल में फांसे जानवर हों। बटालियन कमांडर को सीएमपी वाले पहले ही ले जा चुके थे और वह कहीं नजर नहीं आ रहा था। कंपनी कमांडर और सूबेदार कांपते हुए जनरलों के सामने सावधान की मुद्रा में खड़े थे। मेजर जनरल विक्रम सिंह ने चुपचाप पूरे साजो सामान के साथ खड़े हेडक्वार्टर कंपनी के जवानों को धीरे धीरे देखा। उनकी नजर जहां भी पड़ती, सिपाही डर के मारे सिर झुका लेते। आखिरकार उनकी नजर एक जगह रुक गई। चोटिल चेहरे के साथ खड़ा उनका छोटा भाई सिपाही मोहन सिंह और उसके बगल में बेचैनी से खड़ा नायक राकेश। हेडक्वार्टर कंपनी कमांडर। जी सर, कंपनी कमांडर ने मरती हुई आवाज में जवाब दिया। तुम्हारी कंपनी के सिपाही के चेहरे पर ऐसे निशान पड़ने तक तुम क्या कर रहे थे? माफ कीजिए सर। माफी? अगर यह बात एक शब्द से खत्म होने वाली होती तो मैं यहां तक आता ही नहीं। विक्रम सिंह ने अपने भाई ब्रिगेडियर अजय सिंह को इशारा किया। अजय सिंह आगे बढ़े और पूरी कंपनी की ओर चिल्लाए। उनकी आवाज में इतना गुस्सा था कि लगा स्पीकर फट जाएगा। अब मैं जो पूछूंगा उसका साफ साफ जवाब देना। जिस किसी ने सिपाही मोहन सिंह को मारा है, मारने में साथ दिया है या मारते हुए देखकर भी चुप रहा है, वह अभी तुरंत लाइन से बाहर आ जाए। कोई नहीं हिला। सब एक दूसरे को देखते हुए चुप रहे। नायक राकेश मन ही मन खुश हुआ। बिना सबूत के कौन उसकी तरफ उंगली उठाने की हिम्मत करेगा? फौज में पद ही सब कुछ था और वफादारी कागज से भी पतली होती है। ब्रिगेडियर अजय सिंह के होठों पर एक सर्द मुस्कान आई। मौका देने के बाद भी कोई अपनी गलती मानने वाला नहीं है। ठीक है। वह मोहन के सामने जाकर खड़े हो गए और फिर उन्होंने अपने घायल भाई के कंधे पर हाथ रखा। आसपास के सभी सिपाहियों ने अपनी सांसें रोक लीं। मोहन, कोई बात नहीं, अब सब ठीक हो जाएगा। भाई के इस एक प्यार भरे वाक्य से मोहन का अब तक का दबा हुआ सारा दर्द फूट पड़ा। उसकी आंखों से गर्म आंसू लगातार बहने लगे। भैया, भैया, हाँ मैं आ गया हूं। अब कोई चिंता मत कर और ध्यान से देख, तुझे परेशान करने वाले ये कचरे कैसे खत्म होते हैं। अजय सिंह ने मोहन की पीठ थपथपाई और फिर नायक राकेश की ओर मुड़े। उनकी आंखें गुस्से से जल रही थीं। तू इधर आ। नायक राकेश अनजाने में एक कदम आगे बढ़ गया। उसका दिल पागलों की तरह धड़कने लगा था। तू ही है नायक राकेश? जी सर। तूने मेरे भाई को मारा? नहीं सर, मैंने उसे कभी नहीं मारा। राकेश ने जोर शोर से इनकार किया। तभी अजय सिंह ने पास खड़े सीएमपी कमांडर को इशारा किया। सीएमपी कमांडर ने एक फाइल निकाली और पढ़ना शुरू किया। नायक राकेश, 1 हफ्ते पहले जूते के फीते ठीक से न बांधने पर सिपाही मोहन सिंह के गाल पर थप्पड़ मारा। 5 दिन पहले धीरे धीरे खाना खाने पर पेट में घूंसे मारे। 3 दिन पहले बिस्तर ठीक से न बनाने पर सिर पर कई बार मारा। कल रात सोते समय बड़बड़ाने पर बैरक के पीछे ले जाकर साथियों के साथ मिलकर पीटा। और आज मुलाकात पर आए पिता का मजाक उड़ाया और अपमान किया। जैसे जैसे सीएमपी कमांडर की आवाज परेड ग्राउंड में गूंजती गई, नायक राकेश का चेहरा सफेद पड़ता गया। उसने अविश्वसनीयता से चिल्लाया, यह झूठ है, इसका कोई सबूत नहीं है। उसी पल मेजर जनरल विक्रम सिंह आगे आए। उनके हाथ में एक छोटा सा रिकॉर्डर था। सबूत? विक्रम सिंह ने रिकॉर्डर का प्ले बटन दबाया। मुलाकात कक्ष में नायक राकेश ने बलवंत सिंह और मोहन से जो भी मजाक और गालियां दी थीं, वह स्पीकर के जरिए पूरे परेड ग्राउंड में साफ साफ गूंजने लगी। अरे क्या तेरा बाप नहीं है? यार पहले बताता। अगर हमें पता होता कि तू बिना बाप का है तो हम तुझे थोड़ा कम मारते, है कि नहीं? हाँ। अपनी आवाज गूंजते ही नायक राकेश के पैरों से जान निकल गई और वह वहीं जमीन पर बैठ गया। दूसरे सीनियर सिपाहियों के चेहरे भी पीले पड़ गए। विक्रम सिंह ने रिकॉर्डर बंद किया और ठंडे स्वर में कहा था कि बाप नहीं है। ठीक है, आज मैं तुम सबका बाप बनूंगा। एक ऐसा डरावना बाप जो नरक तक तुम्हारा पीछा करके तुम्हारे गुनाहों का हिसाब लेगा। उन्होंने सीएमपी को आदेश दिया, नायक राकेश और रिकॉर्डिंग में जिनकी भी आवाज है और सिपाही मोहन सिंह जिनका नाम ले, उन सबको गिरफ्तार करो। फौजी कानून के तहत संतरी पर हमला, लगातार मारपीट, अपमान और पद के दुरुपयोग का मामला दर्ज करो। अगर कोई विरोध करे तो उसे गोली मार देना।
जय हिंद सर। सीएमपी के जवान दौड़े और नायक राकेश और उसके साथियों को बेरहमी से काबू करने लगे। वे चीखते चिल्लाते रहे, लेकिन ट्रेंड जवानों के सामने वे बच्चों की तरह थे। उन्हें हथकड़ियां पहनाई गईं और मुंह पर पट्टी बांध दी गई। मामला इतना बिगड़ता देख डरे हुए दूसरे सिपाहियों ने हाथ उठाकर चिल्लाना शुरू कर दिया। सर, रिपोर्ट करना है। हवलदार राम सिंह ने भी मोहन को पीटा था। नायक सुरेश ने उससे पैसे छीने थे। परेड ग्राउंड पल भर में एक दूसरे पर आरोप लगाने वाले युद्ध क्षेत्र में बदल गया। अब तक दबा हुआ सारा भ्रष्टाचार एक साथ फूट पड़ा था। विक्रम सिंह ने यह सब बिना किसी भाव के देखा। फिर उनकी नजर कंपनी कमांडर और सूबेदार पर गई। उनके चेहरे पहले ही काले पड़ चुके थे। तुम लोग यह सब जानते थे? किसी ने जवाब नहीं दिया। यहां से भी ज्यादा पक्का जवाब था। ठीक है, इंटेलिजेंस यूनिट इन दोनों समेत हेडक्वार्टर कंपनी के सभी अफसरों को तुरंत हिरासत में ले। कर्तव्य में लापरवाही और जुल्म को बढ़ावा देने का आरोप है। एक एक की ऐसी जांच करो कि वे वर्दी उतारने के लिए तैयार हो जाएं। डर से कांपते कंपनी कमांडर और सूबेदार घुटनों के बल बैठकर गिड़गिड़ाने लगे। मेजर जनरल साहब, एक बार माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन विक्रम सिंह की आंखों में दया का कोई भाव नहीं था। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, माफी जाकर नरक में मांगना, तुम्हारे लिए कोई रहम नहीं है। सितारों के गिरने की उस रात एक फौजी यूनिट जड़ से उखाड़ी जा रही थी। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। दोनों भाइयों को एहसास हो गया था कि इस मामले के पीछे एक और भी घिनौना सच छिपा है। एक डिवीजन कमांडर और एक ब्रिगेडियर का एक साथ एक बटालियन को तबाह कर देने की घटना ने पूरी फौज में तहलका मचा दिया। यह मामला तुरंत ऊपरी कमान यानी कोर और सेना मुख्यालय तक पहुंच गया। लेकिन किसी ने भी दोनों भाइयों के काम में दखल देने की हिम्मत नहीं की। जो कुछ बड़े अफसर जानते थे कि उनके पिता कौन हैं, वे मामले की गंभीरता को समझकर चुप रहे, और जो नहीं जानते थे वे भी यह सोचकर चुप रहे कि आखिर दो जनरल खुद क्यों हरकत में आए होंगे। अगली सुबह बटालियन की दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। सारा काम रोक दिया गया था और डिवीजन की इंटेलिजेंस यूनिट और सीएमपी के जांच अधिकारी बैरकों और दफ्तरों की तलाशी ले रहे थे। सिपाहियों को बैरकों में ही रहने का आदेश था और एक एक करके उनसे कड़ी पूछताछ हो रही थी। बटालियन कमांडर का दफ्तर अब पूछताछ कक्ष बन चुका था। पद से हटाया गया कमांडर एक टूटे हुए इंसान की तरह बैठा था। उसके सामने डिवीजन का इंटेलिजेंस अफसर तेज नजरों से फाइलें देख रहा था। तुम्हें सफाई का एक मौका देता हूं। यूनिट में इतनी भयानक मारपीट और बदसलूकी चलती रही और तुम क्या कर रहे थे? कमांडिंग ऑफिसर ने सूखे होंठों पर जीभ फेरते हुए बहाना बनाया, मुझे सच में नहीं पता था। मुझे यही रिपोर्ट मिलती थी कि बीच के अफसर सब ठीक से संभाल रहे हैं। नहीं पता था? क्या तुमने यह नहीं सुना कि एक कमांडर की नाकामी एक गुनाह है? जब तुम गैर जिम्मेदार बने रहे, तुम्हारी यूनिट अंदर से सड़ रही थी। यह सिर्फ बदसलूकी का मामला नहीं है, यह फौज के अनुशासन को तोड़ने वाला देशद्रोह जैसा काम है। इंटेलिजेंस अफसर ने मेज पर हाथ पटकते हुए कहा। वह जानता था कि अगर इस मामले को दबाया गया तो उसकी अपनी गर्दन भी नहीं बचेगी। डिवीजन कमांडर का गुस्सा कल्पना से परे था और उसे एहसास हो गया था कि इसके पीछे कोई और बड़ी ताकत है। उसी समय दूसरे पूछताछ कक्ष में नायक राकेश और उसके साथियों से सीएमपी के अधिकारी पूछताछ कर रहे थे। राकेश शुरू में सभी आरोपों से इनकार करता रहा। मैं बेकसूर हूं, थोड़ी बहुत अनुशासन की ट्रेनिंग दी थी, लेकिन मारपीट कभी नहीं की। लेकिन जब जांच अधिकारी ने उसके सामने एक कागज फेंका तो उसका चेहरा सन्न रह गया। वह उसकी और उसके साथियों की बैंक लेन देन और फोन कॉल्स की पूरी डिटेल थी। बेकसूर, तुम्हारे खाते में हर महीने जूनियर सिपाहियों के माँ बाप के यहाँ से पैसे क्यों आते थे? इसका क्या जवाब दोगे? क्या अनुशासन सिखाने के पैसे लेते थे? और तुम लोगों के बीच के ये मैसेज आज मोहन को ठीक से धोया। उस बुढ़े का चेहरा देखने लायक था। क्या यह भी अनुशासन का हिस्सा है? राकेश अब कुछ नहीं बोल सका। सबूतों का अंबार था। वे सिर्फ जूनियर्स को परेशान ही नहीं करते थे, बल्कि संगठित रूप से उनसे पैसे वसूलते और वसूली के लिए मजबूर करते थे। और इस सब के केंद्र में मोहन था। मोहन, जिसने उनकी गलत मांगों को मानने से इनकार कर दिया था, उनकी आंखों में कांटे की तरह चुभता था और सबसे ज्यादा जुल्म का शिकार बनता था। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, मामला और भी बड़ा और घिनौना रूप लेने लगा। यह सिर्फ सिपाहियों के बीच का मामला नहीं था,
हेडक्वार्टर कंपनी के एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर के दफ्तर की तलाशी लेते हुए इंटेलिजेंस टीम को एक छिपी हुई डायरी मिली। उस डायरी में लिखा था कि यूनिट में आने वाला तेल, राशन और दूसरा फौजी सामान तय मात्रा से कम आता था और उसका बचा हुआ पैसा नियमित रूप से किसी को पहुंचाया जाता था। और उस पैसे का आखिरी ठिकाना, हैरानी की बात है, बटालियन कमांडर और उससे भी ऊपर रेजिमेंट कमांडर तक जाता था। यह तो सप्लाई घोटाला है। रिपोर्ट मिलने पर मेजर जनरल विक्रम सिंह ने आंखें बंद कर लीं। उन्होंने अपने भाई अजय की ओर देखा। मैंने सोचा ही था कि मोहन के सिर्फ बात न मानने पर वे उसे इतना परेशान नहीं कर सकते। जरूर कुछ ऐसा था जिसे वे छिपाना चाहते थे। अजय ने मुट्ठी भींचते हुए कहा, हाँ भैया, मोहन को शायद इस बात का पता चल गया होगा। वह पिताजी की तरह है, अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकता। वह इन लोगों के लिए एक टाइम बम की तरह रहा होगा। इसीलिए उसका मुंह बंद करने और दूसरों को डराने के लिए उन्होंने मोहन को इतनी बेरहमी से निशाना बनाया। अब सारी पहेली सुलझ गई थी। मोहन पर हुआ अत्याचार सप्लाई घोटाले जैसे बड़े अपराध को छिपाने का एक जरिया था। सूबेदार और कंपनी कमांडर यह जानते हुए भी अपनी सलामती के लिए चुप रहे और बटालियन कमांडर इस अपराध का मुख्य आरोपी था। पूरी यूनिट एक बड़े आपराधिक गिरोह की तरह थी। यही वह दोहरा रहस्य था जिसकी पहली परत भाइयों ने खोली थी। यह सिर्फ एक बदले की कहानी नहीं, बल्कि फौज की जड़ों तक फैले एक बड़े कैंसर को खत्म करने की जंग बन गई थी। विक्रम सिंह ने तुरंत कोर के कानूनी सलाहकार से संपर्क किया। मामला बटालियन के स्तर से बहुत बड़ा है। कोर के स्तर पर एक स्पेशल जांच टीम बनाइए। रेजिमेंट कमांडर को भी जांच के दायरे में शामिल करना होगा। एक भी अपराधी बचना नहीं चाहिए। सबको कानून के कटघरे में खड़ा किया जाएगा। यह खबर मिलते ही रेजिमेंट कमांडर घबरा गया। उसने मामले को दबाने के लिए अपने सभी संपर्कों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। सांसद, सेना मुख्यालय के बड़े अफसर, यहां तक कि इलाके के नेताओं से भी संपर्क किया, लेकिन उसे हर जगह से ठंडा जवाब मिला। माफ करना, यह मामला मेरे बस का नहीं है। तुमने गलत लोगों से पंगा ले लिया है। जनरल विक्रम और अजय को छेड़ा है तुमने। पागल हो गए हो क्या? चुपचाप अपनी वर्दी उतारने की तैयारी करो। तब रेजिमेंट कमांडर को एहसास हुआ कि उसने किसी साधारण सिपाही के परिवार को नहीं छेड़ा है, लेकिन उसे अब भी यह अंदाजा नहीं था कि उनका पिता कौन है और उनकी ताकत का असली स्रोत क्या है। उसी समय बलवंत सिंह अपने बेटे मोहन के साथ यूनिट के बाहर मिलिट्री अस्पताल में थे। जांच में पता चला कि मोहन के शरीर पर कई अंदरूनी चोटें और फ्रैक्चर थे। डॉक्टर ने कहा कि अगर थोड़ी और देर हो जाती तो गंभीर परिणाम हो सकते थे। बलवंत सिंह सोए हुए बेटे का हाथ पकड़कर चुपचाप आंसू पी रहे थे। अपने बेटे के दर्द और खौफ को सोचकर उनका दिल फटा जा रहा था, लेकिन वह कमजोर नहीं पड़े। जब तक यह सब ठीक नहीं हो जाता, उनकी जंग खत्म नहीं होगी। मोहन, बस थोड़ा और सब्र कर। यह बाप तुझे परेशान करने वाले इन कचरों को ही नहीं, बल्कि उनकी जड़ों को भी उखाड़कर तेरे कदमों में डाल देगा। बूढ़े आदमी की आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी उठाने वाले योद्धा जैसी दृढ़ता थी। सप्लाई घोटाले की जांच रेजिमेंट कमांडर से आगे बढ़कर डिवीजन और कोर तक पहुंचने लगी। जैसे जैसे संबंधित लोग बुलाए जाने लगे, पूरी फौज में हड़कंप मच गया। मेजर जनरल विक्रम सिंह और ब्रिगेडियर अजय सिंह बाहरी दबाव के आगे बिल्कुल नहीं झुके, बल्कि उन्होंने जांच टीम पर और ज्यादा दबाव बनाया। उनके इस दृढ़ रवैये के पीछे एक ऐसा आत्मविश्वास था जिसे कोई चुनौती नहीं दे सकता था। मामला जब काबू से बाहर होने लगा तो आखिरकार रक्षा मंत्रालय की एक संयुक्त जांच टीम बनाई गई। टीम का प्रमुख रक्षा मंत्रालय का एक अनुभवी लेफ्टिनेंट जनरल था। वह इस मामले के मुख्य किरदारों विक्रम सिंह और अजय सिंह से मिलने के लिए खुद हेलीकॉप्टर से फतेहगढ़ आया। जब जांच प्रमुख विक्रम सिंह के दफ्तर में दाखिल हुआ तो वह दोनों भाइयों के आत्मविश्वास को देखकर हैरान रह गया। पूरी फौज को हिला देने वाले मामले के केंद्र में होने के बावजूद उनके चेहरे पर कोई घबराहट या बेचैनी नहीं थी। जनरल विक्रम, क्या यह मामला कुछ ज्यादा नहीं बढ़ रहा है? मैं मानता हूं कि तुम्हारे भाई के साथ जो हुआ वह दुखद है, लेकिन यह पूरी फौज की इज्जत का सवाल है। जांच प्रमुख ने नरमी से बात करते हुए उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन विक्रम सिंह जरा भी पीछे नहीं हटे। इज्जत सड़े हुए हिस्से को काटकर निकालने से ही बच सकती है। सर, नासूर को छिपाना इज्जत नहीं, धोखा है।
लेकिन इस मामले की वजह से बेकसूर फौजियों को भी नुकसान हो सकता है और यह तुम्हारे भविष्य के लिए भी अच्छा नहीं है। तभी चुप बैठे ब्रिगेडियर अजय सिंह ने कहा, आप हमारे भविष्य की चिंता मत कीजिए सर। हमने यह वर्दी सिर्फ एक कारण से पहनी है, अपने पिताजी की सीख पर चलने के लिए। पिताजी? जांच प्रमुख ने हैरानी से देखा। उसने सोचा, गांव में खेती करने वाला एक बूढ़ा आदमी ऐसी क्या बड़ी सीख दे सकता है। वह जानता था कि ये दोनों भाई किसी बड़े खानदान से नहीं हैं। हाँ, तुम्हारे पिताजी कैसे हैं? जहां तक मैं जानता हूं, उन्होंने जिंदगी भर सिर्फ खेती की है। विक्रम सिंह ने शांति से जवाब दिया, आप सही कह रहे हैं सर। हमारे पिताजी जिंदगी भर मिट्टी से जुड़े एक किसान रहे हैं, लेकिन वह सिर्फ उनका आज का रूप है। विक्रम सिंह अपनी जगह से उठे और दफ्तर की दीवार पर लगी एक पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर के पास गए। तस्वीर में युवा बलवंत सिंह और उनके फौजी साथी थे। सभी ने पुरानी वर्दी पहन रखी थी, लेकिन उनकी आंखें किसी शिकारी जानवर की तरह चमक रही थीं। क्या आपने यह तस्वीर पहले देखी है सर? जांच प्रमुख ने तस्वीर को ध्यान से देखा और अचानक उनकी आंखें अविश्वसनीयता से फैल गईं। तस्वीर में युवा बलवंत सिंह की वर्दी पर एक ऐसी यूनिट का निशान था जो अब मौजूद नहीं थी, और उनके बगल में खड़े लोग जो सिर्फ कहानियों में सुने जाते थे। ये कैसे हो सकता है? ये तो शेरदल है। जांच प्रमुख की आवाज कांप रही थी। शेरदल 1971 के युद्ध के दौरान सबसे खतरनाक मोर्चों पर अचानक प्रकट होने वाली और असंभव मिशनों को पूरा करके हवा की तरह गायब हो जाने वाली एक महान गैर आधिकारिक स्पेशल यूनिट। उनका अस्तित्व किसी भी सरकारी रिकॉर्ड में नहीं था। उनका आधिकारिक स्पेशल यूनिट 2000 या आधिकारिक स्पेशल जिक्र सिर्फ फौज के बड़े अफसरों के बीच कहानियों में होता था। उन्हें युद्ध के भूत कहा जाता था। और हमारे पिताजी के बगल में जो खड़े हैं, जांच प्रमुख ने तस्वीर में एक व्यक्ति की ओर इशारा किया। वह कोई और नहीं बल्कि जांच प्रमुख के अपने पिता थे, जो सेना के सबसे सम्मानित पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ में से एक थे। विक्रम सिंह ने धीरे से सिर हिलाया। जी सर, हमारे पिताजी बलवंत सिंह उस महान शेर दल का नेतृत्व करने वाले आखिरी कमांडर थे। लोग उन्हें सफेद शेर, व्हाइट टाइगर कहते थे। इस चौंकाने वाले सच के सामने जांच प्रमुख कुछ देर बोल नहीं पाया। अब उसे सब कुछ समझ आ गया था। क्यों विक्रम और अजय इतनी कम उम्र में जनरल बन गए, और क्यों उनके पास ऐसी ताकत और हिम्मत थी जिसे कोई रोक नहीं सकता था। वे सिर्फ काबिल अफसर नहीं थे, वे एक जिंदा किंवदंती के बेटे थे। उनकी ताकत किसी राजनीतिक पहुंच या जान पहचान से नहीं आई थी। उनकी ताकत अपने पिता के उस समर्पण से आई थी जिन्होंने इस देश और फौज को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी। और उनके पिता के साथ लड़ने वाले साथी, जो अब फौज के शीर्ष पदों पर थे, ने एक ऐसा सम्मान का नेटवर्क बनाया था जिसे कोई छू नहीं सकता था। वे बस यह बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि उनके पिता की बनाई हुई फौज अंदर से सड़ जाए। यही था दोहरे रहस्य का दूसरा और सबसे बड़ा सच। यह मामला सिर्फ 2 जनरल भाइयों का बदला नहीं था, बल्कि फौज को बचाने वाली एक किंवदंती का गुस्सा था। जांच प्रमुख लड़खड़ाते हुए कुर्सी पर बैठ गया। उसने विक्रम सिंह को सम्मान और डर मिली जुली नजरों से देखा। क्यों तुमने अपने पिता की कहानी अब तक छिपाई? पिताजी यही चाहते थे। उनका कहना था कि युद्ध का सम्मान उन साथियों का है जो शहीद हो गए, जिंदा बचे लोगों का नहीं। इसीलिए उन्होंने जिंदगी भर एक किसान की तरह खामोशी से जीवन बिताया। हम दोनों भाइयों ने भी पिताजी के नाम का सहारा लिए बिना अपनी मेहनत से फौजी बनने का रास्ता चुना। अजय सिंह ने आगे कहा, लेकिन यह मामला अलग है। कुछ कीड़ों ने न सिर्फ हमारे पिताजी का अपमान किया, बल्कि उस फौज को भी खा रहे थे जिसे पिताजी ने अपनी जान पर खेलकर बचाया था। अब हम और चुप नहीं रह सकते। पिताजी के नाम पर और शेर दल के सम्मान की कसम, हम इन कचरों को पूरी तरह से साफ कर देंगे। जांच प्रमुख ने एक गहरी सांस ली। वह अपनी जगह से उठा और दोनों भाइयों के सामने झुककर सम्मानपूर्वक सैल्यूट किया। यह पद और उम्र से परे फौज के एक महान योद्धा के प्रति सम्मान था। माफ करना, मैंने सब कुछ गलत समझा। अब से संयुक्त जांच टीम तुम्हारे निर्देशों के अनुसार काम करेगी। जो भी चाहिए बताना, मैं रक्षा मंत्री जी को खुद रिपोर्ट दूंगा। बताऊंगा कि सफेद शेर ने दहाड़ दिया है। दफ्तर से निकलते हुए जांच प्रमुख के पीछे से विक्रम सिंह की धीमी आवाज आई, धन्यवाद सर, लेकिन एक गुजारिश है। कृपया हमारे पिताजी को यह मत बताइएगा
कि हम उनके अतीत के बारे में जानते हैं। हम यह काम सिर्फ बेटों के तौर पर पूरा करना चाहते हैं। जांच प्रमुख ने बिना कुछ कहे सिर हिलाया और चला गया। अब पूरी फौज दोनों भाइयों की तलवार बन चुकी थी। कोई भी बाहरी दबाव, कोई भी रुकावट अब नहीं आ सकती थी। जब फौज की किंवदंती जाग चुकी थी तो भ्रष्ट लोगों के लिए कहीं कोई जगह नहीं बची थी। रक्षा मंत्रालय की संयुक्त जांच टीम के पूरे समर्थन के साथ जांच बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ी। सप्लाई घोटाले की जड़ें कल्पना से भी ज्यादा गहरी और फैली हुई थीं। रेजिमेंट कमांडर से लेकर डिवीजन के सप्लाई अफसर और यहां तक कि कोर और सप्लाई कमांड के कुछ अफसर भी इसमें शामिल पाए गए। वे दशकों से फौजी सामान प्रशलागतः बेचकर एक बड़ा साम्राज्य खड़ा कर चुके थे। विक्रम सिंह ने सप्लाई घोटाले की जांच अपने भाई अजय और संयुक्त टीम को सौंप दी और खुद एक दूसरी जंग शुरू कर दी, प्रमोशन में होने वाले भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग। उन्होंने अपनी डिवीजन की हालिया सभी प्रमोशन और पोस्टिंग से जुड़ी फाइलें मंगवाईं और उसमें उन्हें एक खास पैटर्न मिला। घोटाले में शामिल अफसर काबिल न होने के बावजूद बहुत तेजी से प्रमोशन पा रहे थे या मलाईदार मानी जाने वाली आरामदायक जगहों पर पोस्टिंग ले रहे थे। वहीं ईमानदार और काबिल अफसर बार बार प्रमोशन से चूक रहे थे या महत्वहीन जगहों पर भेज दिए जाते थे। आखिरकार सारी समस्या लोगों की है। विक्रम सिंह ने एडमिनिस्ट्रेशन अफसर को बुलाया। अभी से हमारी डिवीजन के सभी अफसरों और जवानों के काम का दोबारा मूल्यांकन करो। गुमनाम फीडबैक सिस्टम शुरू करो जिसमें जूनियर अपने सीनियर का मूल्यांकन कर सकें। उन सभी को ढूंढ निकालो जो बदसलूकी को नजरअंदाज करते हैं या चापलूसी से अपनी जगह बनाए हुए हैं। एक भी अपवाद नहीं होना चाहिए। पूरी डिवीजन में इंसा खाम की आंधी चलने लगी। गुमनाम शिकायतें आने लगीं और अब तक छिपे हुए सारे भ्रष्टाचार और घोटाले सामने आने लगे। सिपाहियों से गाली गलौज करने वाले अफसर, ट्रेनिंग का सामान चुराकर अपना घर सजाने वाले कंपनी कमांडर, अपने जूनियर का काम छीनकर प्रमोशन पाने वाले ऑपरेशन अफसर जैसे कई सड़े हुए अंग सामने आए। विक्रम सिंह ने उन्हें बिना किसी दया के काट फेंका। पद से हटाना तो आम बात थी। गंभीर मामलों में उन्हें तुरंत अनुशासनात्मक समिति के हवाले कर दिया गया। कुछ ही दिनों में दर्जनों अफसर या तो वर्दी उतार चुके थे या कहीं और भेज दिए गए थे। उनकी खाली जगहों पर उन काबिल लोगों को लाया गया जो चुपचाप अपना काम करते आ रहे थे। उधर सप्लाई घोटाले की जांच टीम ने आखिरकार गिरोह के सरगना का पता लगा लिया। वह कोर हेडक्वार्टर का सप्लाई प्रमुख एक कर्नल रैंक का अफसर था। उसने अपने साथियों और जूनियर्स को ऊंचे पदों पर बैठाकर दशकों से एक अभेद्य भ्रष्टाचार का साम्राज्य बना रखा था। रेजिमेंट कमांडर तो बस उसका एक वफादार प्यादा था। जब संयुक्त जांच टीम उसे गिरफ्तार करने कोर हेडक्वार्टर पहुंची तो वह अपने दफ्तर में सारे सबूत और डायरियां जला रहा था। हिलो मत। रक्षा मंत्रालय की संयुक्त जांच टीम जांच अधिकारियों को देखते ही सप्लाई प्रमुख ने जोरदार विरोध किया। यह क्या बकवास है? जानते हो मैं कौन हूं? तुम सब अपनी नौकरी से हाथ धोना चाहते हो क्या? लेकिन उसकी अकड़ ज्यादा देर नहीं चली। जब उसे हथकड़ियां पहनाई गईं तो उसका चेहरा देखने लायक था। एक समय पर सप्लाई विभाग पर राज करने वाले साम्राज्य का बादशाह गिर चुका था। उसकी गिरफ्तारी की खबर ने पूरी फौज में तहलका मचा दिया। उससे जुड़े हुए सभी लोग डर से कांपने लगे। उन्हें लगा कि अब उनकी बारी है और वे एक दूसरे पर कीचड़ उछालने और जिम्मेदारी से बचने की कोशिश करने लगे। भ्रष्टाचार का विशाल साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह रहा था। सारे मामले की जड़ नायक राकेश और उसके साथी फौजी अदालत में मुकदमे का सामना कर रहे थे। अदालत में उनके माता पिता भी मौजूद थे और रो कर रहम की भीख मांग रहे थे। लेकिन सबूत बहुत साफ थे और उनका गुनाह माफी के लायक नहीं था। खासकर जब बलवंत सिंह के अपमान वाली रिकॉर्डिंग चलाई गई तो अदालत में मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। जज ने गंभीर आवाज में फैसला सुनाया। आरोपी नायक राकेश को फौजी कानून के तहत संतरी पर हमला, लगातार मारपीट, अपमान, पद का दुरुपयोग और वसूली के सभी आरोपों में दोषी पाते हुए 15 साल की कैद की सजा सुनाई जाती है। बाकी आरोपियों को भी 5 से 10 साल की कैद की सजा दी जाती है। इतनी बड़ी सजा सुनकर आरोपी जोर जोर से रोने लगे और उनके माता पिता वहीं बेहोश हो गए। बदसलूकी को नजरअंदाज करने वाले सूबेदार और कंपनी कमांडर को भी अपमानजनक तरीके से बर्खास्त कर दिया गया और जेल की सजा सुनाई गई। वे फौजी सम्मान खोकर समाज में अपराधी बन गए थे।
यही वह कीमत थी जिसकी बात विक्रम सिंह ने की थी, नरक तक पीछा करके हिसाब लेना। जब सब कुछ शांत होने लगा तो विक्रम सिंह अपने भाई के साथ अस्पताल में भर्ती छोटे भाई मोहन से मिलने गए। मोहन के चेहरे के निशान अब हल्के हो गए थे और वह धीरे धीरे अपनी पुरानी मुस्कान वापस पा रहा था। भाइयों, धन्यवाद। मोहन की बात सुनकर विक्रम सिंह ने प्यार से मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ फेरा। यह लड़ाई हमारी नहीं, तुम्हारी जीत है, क्योंकि तुम अन्याय के आगे नहीं झुके, इसीलिए हम उन्हें सजा दे सके। अजय सिंह ने भी कहा, हाँ मोहन, तुम हम भाइयों का गर्व हो और पिताजी के एक गर्व करने लायक बेटे हो। तीनों भाई एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। एक लंबा तूफान गुजर चुका था और घायल जमीन पर उम्मीद के नए अंकुर फूट रहे थे, लेकिन अभी एक आखिरी चुनौती बाकी थी। वह चुनौती जिसने यह सब शुरू किया था, उनके पिता बलवंत सिंह। सफाई का बड़ा अभियान खत्म होने के बाद यूनिट नए अफसरों के नेतृत्व में तेजी से सामान्य हो रही थी। सप्लाई घोटाले से जुड़े लोग फौजी अदालत में सज्जा पा रहे थे और भ्रष्टाचार के कारण हटाए गए लोगों की जगह काबिल और ईमानदार लोग ले रहे थे। इस घटना के बाद फौज ने बड़े पैमाने पर सुधार शुरू कर दिए। जब सब कुछ पटरी पर आ रहा था, तब विक्रम सिंह और अजय सिंह भारी मन से अपने गांव के घर पहुंचे। अस्पताल से छुट्टी के बाद मोहन भी घर पर ही आराम कर रहा था। उनके हाथ में अखबारों और न्यूज चैनलों की रिपोर्टों से भरी एक फाइल थी। उसमें सेना के इतिहास का सबसे बड़ा सप्लाई घोटाला उजागर, जनरल भाइयों का गुस्सा, सड़ी हुई फौजी व्यवस्था को सुधारा जैसे शीर्षक थे। आंगन में बैठे हुक्का पी रहे बलवंत सिंह ने तीनों बेटों को देखकर बस सिर हिलाया। उनका चेहरा हमेशा की तरह शांत था, लेकिन बेटों ने उनके अंदर छिपी भावनाओं को पढ़ लिया था। विक्रम सिंह ने पहले कहा, पिताजी, आपसे कुछ बात करनी है। उन्होंने फाइल धीरे से पिता के सामने रख दी। बलवंत सिंह ने फाइल खोले बिना बस चुपचाप अपने बेटों को देखा। क्या हमने इस बार कुछ ज्यादा कर दिया पिताजी? अजय सिंह ने सावधानी से पूछा। वे जानते थे कि उनके पिता ने क्यों जिंदगी भर खामोशी से जीवन बिताया। वे युद्ध के जख्मों और हीरो कहलाने के बोझ से दूर रहना चाहते थे, और आज उनके बेटों ने उनकी शांति भंग करते हुए पूरी फौज को हिला दिया था। इसलिए डांट सुनने के लिए वे तैयार थे। बलवंत सिंह काफी देर तक चुप रहे। वह हुक्के के धुएं के पार दूर पहाड़ों को देखते रहे। ऐसा लगा जैसे उनकी नजरें अतीत में कहीं खो गई हों। काफी देर की खामोशी के बाद उन्होंने धीरे से कहा, क्या मैंने तुम लोगों से कभी फौजी बनने को कहा था? नहीं पिताजी, लेकिन तुम सब फौजी बन गए, यहां तक कि जनरल भी। क्यों? पहला और दूसरा बेटा जवाब नहीं दे पाए। उन्हें बचपन की यादें याद आ गईं, जब वे छिपकर पिताजी की पुरानी वर्दी पहनते थे और फौजी बनने का सपना देखते थे। जब वे सोचते थे कि वे पिताजी की तरह मजबूत और न्यायप्रिय बनेंगे। पिताजी के अतीत को जानने के बाद यह सपना एक मिशन बन गया था। तभी छोटे भाई मोहन ने हिम्मत करके कहा, मैंने भाइयों से कहा था, मैं उन चीजों को बचाना चाहता था जिन्हें पिताजी ने जिंदगी भर बचाया है। बलवंत सिंह की नजरें छोटे बेटे पर गईं। उनकी आंखों में नरमी आ गई। विक्रम, अजय जी, पिताजी, मुझे गर्व है कि तुम लोग मेरे बेटे हो। पिता के मुंह से अप्रत्याशित तारीफ सुनकर दोनों बेटों की आंखें भर आईं। उनके पिता ने जिंदगी में कभी तारीफ नहीं की थी, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, असली ताकत पद या सत्ता से नहीं आती। असली ताकत उस हिम्मत से आती है जो अपनी रक्षा करने वाली चीजों के लिए खुद को बलिदान करने से मिलती है। तुमने इस बार जो किया वह बदला नहीं था, वह तुम्हारे उन फौजी भाइयों के सम्मान और इस देश के भविष्य को बचाने का एक मिशन था। बलवंत सिंह उठे और एक एक करके अपने बेटों के कंधे थपथ पाए। उनके खुरदरे हाथों से एक गर्मजोशी महसूस हुई। और मेरे बारे में भूल जाओ, मैं बस फतेहगढ़ में मिट्टी खोदकर जीने वाला एक बूढ़ा किसान हूं। सफेद शेर बहुत पहले मर चुका है। यह कहकर बलवंत सिंह फिर से आंगन में बैठकर हुक्का पीने लगे। बेटों ने और कुछ नहीं कहा। पिता के आखिरी शब्द एक सीख थे, अपनी जड़ों को मत भूलो, लेकिन अतीत के गौरव पर निर्भर मत रहो, अपना रास्ता खुद बनाओ। उस रात तीनों भाई बहुत समय बाद एक ही कमरे में सोए। बचपन की तरह वे एक दूसरे से मजाक कर रहे थे और भविष्य के बारे में बात कर रहे थे। यह एक ऐसी रात थी जब उन्हें एहसास हुआ कि एक लंबी लड़ाई खत्म हो गई है और वे एक परिवार के रूप में और भी मजबूत हो गए हैं। कुछ दिनों बाद मेजर जनरल विक्रम सिंह के दफ्तर में एक अप्रत्याशित मेहमान आया।
रक्षा मंत्री खुद थे। उन्होंने सैल्यूट कर रहे विक्रम सिंह का हाथ पकड़कर कहा, जनरल विक्रम, तुमने बहुत बड़ा काम किया है। इस घटना से हमारी फौज को एक नया जीवन मिला है। यह आपका बड़प्पन है मंत्री जी, और अपने पिताजी को मेरा सलाम कहना कि यह देश उनके बलिदान को नहीं भूला है। मंत्री कुछ पल हिचकिचाए और फिर एक फाइल आगे बढ़ाई। वह विक्रम सिंह के अगले प्रमोशन यानी लेफ्टिनेंट जनरल पद के लिए सिफारिश थी, जिस पर रोका गया की मुहर लगी थी। मैं तुम्हें चीफ ऑफ स्टाफ के लिए सिफारिश करने वाला था, लेकिन इस घटना के बाद तुम्हारे बहुत सारे दुश्मन बन गए हैं। कुछ समय आराम करना कैसा रहेगा? तुम्हारे भाई के लिए भी यही ठीक है। जब तक फौज में सुधार स्थिर नहीं हो जाते, पीछे रहकर नए लोगों का समर्थन करना भी जरूरी है। मंत्री की बात का मतलब था कि उन्हें साइडलाइन किया जा रहा था, लेकिन विक्रम सिंह शांति से मुस्कुराए और सिफारिश पत्र ले लिया। ठीक है मंत्री जी, मैं इसे खुशी खुशी स्वीकार करता हूं। उनके चेहरे पर कोई अफसोस या गुस्सा नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कोई भारी बोझ उतार दिया हो। वह पहले से ही जानते थे कि उनकी उठाई हुई तलवार उन्हें भी घायल करेगी, लेकिन उन्हें कोई पछतावा नहीं था, क्योंकि पिताजी ने उन्हें जो ताकत का मतलब सिखाया था वह अब उन्हें पूरी तरह समझ आ गया था। समय बीतता गया। फौज को हिला देने वाला तूफान धीरे धीरे शांत हो गया। विक्रम सिंह और अजय सिंह ने मंत्री का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और फील्ड कमांड से हटकर नीति अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थानों में चले गए। कई लोगों ने इसे उनकी पदावनति माना, लेकिन दोनों भाई चुपचाप अपने नए काम में लगे रहे। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनके द्वारा शुरू किए गए सुधार फौज में ठीक से लागू हों, नए अफसरों को तैयार करने और नई सैन्य नीतियां बनाने में अपनी पूरी ऊर्जा लगा दी। उनकी मेहनत बेकार नहीं गई। उनके बोए हुए नए बीज पूरी फौज में फैल गए और सकारात्मक बदलाव लाए। बदसलूकी में कमी आई और काबिलियत और चरित्र वाले लोग महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त होने लगे। फौज ने अपने पुराने दाग धोकर जनता का विश्वास फिर से हासिल कर लिया। सबसे छोटा भाई मोहन अस्पताल से पूरी तरह ठीक होने के बाद अपनी बची हुई सैन्य सेवा पूरी करके सम्मानपूर्वक सेवानिवृत्त हुआ। फौज का भयानक अनुभव उसके लिए एक गहरा घाव था, लेकिन इसने उसे एक मजबूत और परिपक्व इंसान भी बनाया। उसने कॉलेज लौटकर कानून की पढ़ाई शुरू कर दी। अपने भाइयों को अन्याय से लड़ते देखकर उसने भी कानून के हथियार से समाज के कमजोर लोगों की रक्षा करने का फैसला किया था। बलवंत सिंह अब भी फतेहगढ़ के खेतों में मिट्टी के साथ जी रहे थे। उन्होंने अपने बेटों के लाए बदलावों के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन अब वह खेत में काम करते हुए अक्सर कमर सीधी करके फौजी अड्डे की ओर देखने लगे थे। उनके झुर्रियों वाले चेहरे पर आने वाली हल्की मुस्कान किसी भी तारीफ से ज्यादा गहरी संतुष्टि लिए होती थी। एक दिन बलवंत सिंह के पुराने ट्रक के सामने एक काली सेडान आकर रुकी। गाड़ी से एक सफेद बालों वाले सज्जन उतरे। वह अतीत में शेर दल में बलवंत सिंह के साथ जान हथेली पर रखकर लड़े एक पुराने साथी थे और अब देश के एक सम्मानित बुजुर्ग व्यक्ति थे। बलवंत, बहुत समय हो गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो इस मिट्टी की गंध वाले गांव में? बलवंत सिंह ने रूखेपन से कहा, लेकिन उनके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। दोनों बूढ़े फौजी आंगन में बैठकर पुरानी यादें ताजा करने लगे। तुम्हारे बेटे वाकई कमाल के हैं, बिल्कुल तुम पर गए हैं। पुराने साथी की तारीफ पर बलवंत सिंह बस चुपचाप अपनी लस्सी पीते रहे। इस बार सरकार ने तुम और हमारे शेर दल के साथियों के योगदान को आधिकारिक तौर पर मान्यता देने और सम्मान देने का फैसला किया है। अब और छिपकर रहने की जरूरत नहीं है। तुम्हें वह सम्मान मिलेगा जिसके तुम हकदार हो। लेकिन बलवंत सिंह ने दृढ़ता से सिर हिला दिया। रहने दो, मैं उन मरे हुए साथियों के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहता। मेरा सम्मान इस मिट्टी में और मेरे बेटों के दिलों में दफन है। मेरे लिए वही काफी है। उनके साथी जानते थे कि उनकी जिद को कोई नहीं तोड़ सकता, इसीलिए उन्होंने और जोर नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने अपनी जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली और बलवंत सिंह को दी। वह शेर दल के सभी सदस्यों की एकमात्र ग्रुप फोटो थी। तो ये कैसा रहेगा? मैंने सुना है तुम्हारा सबसे छोटा बेटा जल्द ही जज बनने वाला है। जिस दिन वह अपना पद संभाले उसे यह तस्वीर दे देना। पोतों को यह तो पता होना चाहिए कि उनके दादा ने किस तरह की दुनिया बचाने के लिए लड़ाई लड़ी थी। बलवंत सिंह ने तस्वीर ले ली। तस्वीर में मुस्कुराते हुए युवा खुद को और अपने साथियों को देखकर उनकी आंखें नम हो गईं। उन्होंने चुपचाप सिर हिला दिया। समय ऐसे ही बीतता गया।
विक्रम और अजय क्रमशः लेफ्टिनेंट जनरल और मेजर जनरल के पद से सेवानिवृत्त हुए और फौज के सम्मानित बुजुर्गों के रूप में जीवन बिताया। मोहन एक बेहतरीन न्यायविद बने और उन्होंने अपना जीवन सामाजिक न्याय के लिए समर्पित कर दिया। और बहुत समय बाद बलवंत सिंह का निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार उनकी इच्छा के अनुसार परिवार के बीच सादगी से किया गया, लेकिन उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए कई सेवानिवृत्त जनरलों और राजनेताओं का तांता लगा रहा। सभी ने सफेद शेर को मौन श्रद्धांजलि दी और उनकी महान विरासत और बलिदान को याद किया। पिता के जाने के बाद तीनों भाइयों को उनके सामान में मेज की दराज में एक पुरानी तस्वीर मिली, शेर दल की ग्रुप फोटो, और तस्वीर के पीछे पिता की खुरदरी लिखावट में लिखा था, मेरा सबसे बड़ा सम्मान तुम लोग हो। तीनों भाई तस्वीर को सीने से लगाकर चुपचाप रो पड़े। उन्हें एक बार फिर गहराई से एहसास हुआ कि वे आज जो कुछ भी हैं वह पिता के प्यार और बलिदान की वजह से हैं। जिंदगी भर एक किसान के रूप में जीने वाले पिता, लेकिन वह किसी से भी ज्यादा महान फौजी और एक गर्व करने वाले पिता थे। उनकी किंवदंती उनके बेटों के दिलों में और उस धरती पर हमेशा जिंदा रहेगी जिसे उन्होंने बचाया था। बलवंत सिंह के निधन के कुछ साल बाद दुनिया शांत लग रही थी। फौज अतीत के दर्द से उबरकर और मजबूत हो गई थी और तीनों भाई अपने अपने क्षेत्र में समाज के लिए एक मिसाल बन चुके थे। लेकिन जिस बुराई की जड़ को उन्होंने उखाड़ फेंका था, वह जमीन के नीचे एक और अंकुर फोड़ रही थी। मामले की शुरुआत बहुत छोटी थी। सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल के तौर पर रक्षा नीति सलाहकार के रूप में काम कर रहे विक्रम को एक गुमनाम चिट्ठी मिली। उसमें लिखा था कि सेना के नए लड़ाकू उपकरणों की खरीद में एक बड़ा घोटाला हो रहा है और इसके पीछे पुराने सप्लाई घोटाले के वे लोग हैं जिन्हें अपमानित होकर सेना छोड़नी पड़ी थी। ये लोग अभी भी नहीं सुधरे। विक्रम ने तुरंत अपने भाई अजय को फोन किया, जो सेवानिवृत्त मेजर जनरल के तौर पर रक्षा उद्योग में काम कर रहे थे। अजय को भी ऐसी ही खुफिया जानकारी मिली थी और वह पहले से ही जांच कर रहे थे। भैया, यह सिर्फ एक घोटाला नहीं है, लगता है पुराने दुश्मन हमसे बदला लेने के लिए एक बड़ा जाल बिछा रहे हैं। वे अपने पैसे और फौज में बचे हुए अपने लोगों का इस्तेमाल करके पूरे रक्षा उद्योग पर कब्जा करना चाहते हैं। दोनों भाइयों के चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच गईं। पुराने सप्लाई घोटाले के मुख्य आरोपी पूर्व सप्लाई प्रमुख और रेजिमेंट कमांडर सज्जा काटकर बाहर आ चुके थे और अपने चुराए हुए पैसे से उन्होंने रक्षा उपकरण बनाने वाली कंपनियां खोल ली थीं। वे अपनी बर्बादी के लिए सिंह भाइयों से बदला लेना चाहते थे और अपने पुराने साम्राज्य को फिर से खड़ा करना चाहते थे। सबसे गंभीर बात यह थी कि वे सिर्फ अपना फायदा नहीं देख रहे थे, बल्कि वे खराब पुर्जे और घटिया उपकरण सेना को सप्लाई करके देश की सैन्य ताकत को कमजोर कर रहे थे। यह देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा था। यह मामला अब हमारे बस का नहीं है। हमें मोहन की मदद की जरूरत होगी। विक्रम ने जज बन चुके अपने छोटे भाई मोहन को फोन किया। भाइयों की बात सुनकर मोहन ने तुरंत अपने जानने वाले सबसे अच्छे सरकारी वकीलों को गुप्त रूप से इकट्ठा किया। यह अब सेना का अंदरूनी मामला नहीं था, बल्कि सेना और निजी क्षेत्र का मिला जुला एक बड़ा अपराध था, जिसके लिए अब न्यायपालिका की तलवार की जरूरत थी। वे फिर से एक हो गए। पहला भाई रक्षा मंत्रालय और सेना की अंदरूनी जानकारी दे रहा था, दूसरा रक्षा उद्योग की हरकतों पर नजर रखे हुए था और सबसे छोटा भाई कानूनी व्यवस्था का इस्तेमाल करके उस बड़े आपराधिक गिरोह के खिलाफ घेरा कस रहा था। उनकी हरकतों को भांपकर दुश्मनों ने भी पलटवार किया। उन्होंने मीडिया को खरीदकर सिंह भाइयों के खिलाफ झूठी खबरें छपवाईं कि वे अपनी पुरानी ताकत का इस्तेमाल करके ठेकों में दखल दे रहे हैं। उन्होंने राजनेताओं का इस्तेमाल करके जांच को रोकने की कोशिश की। यहां तक कि उन्होंने तीनों भाइयों के परिवारों को धमकी देने जैसे घटिया हथकंडे भी अपनाए। लेकिन तीनों भाई नहीं डिगे। उन्होंने अपने पिता से सीखी हुई बात को याद रखा, जो सही है उसे बचाने के लिए हिम्मत नहीं हारनी है। वे यह बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि जिस देश को उनके पिता और अनगिनत साथियों ने अपनी जान देकर बचाया, वह फिर से सड़ने लगे। एक तरफ सूचना और मीडिया की जंग चल रही थी, तो दूसरी तरफ अजय ने खतरा उठाकर दुश्मनों के खिलाफ ठोस सबूत इकट्ठा करने के लिए उनकी कंपनी के एक अंदरूनी सूत्र से संपर्क करने की कोशिश की। मुलाकात की जगह एक अंधेरा बंदरगाह का गोदाम था। वहां अजय का इंतजार कोई अंदरूनी सूत्र नहीं,
बल्कि तेज चाकू लिए कुछ गुंडे कर रहे थे। अजय सिंह, तू खुद ही मौत के मुंह में चला आया। तुम भाइयों की वजह से हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई। आज हम तुझे यहीं खत्म कर देंगे। ये वही लोग थे जिन्हें पुराने सप्लाई घोटाले के दोषियों ने भेजा था। एक खतरनाक संकट के पल में गोदाम का भारी लोहे का दरवाजा खुला और लोगों का एक समूह अंदर घुस आया। वे सभी सेवानिवृत्त स्पेशल फोर्सेज के जवान थे, जो विक्रम और अजय की एक निजी सुरक्षा सलाहकार कंपनी के कर्मचारी थे। हमारे साहब को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई? पल भर में बाजी पलट गई। ताकत और लड़ाई की कला दोनों में ही गुंडे उनके सामने टिक नहीं सके और पत्तों की तरह बिखर गए। अजय ने ठंडी नजरों से उन्हें देखते हुए कहा, तुम लोग अभी भी नहीं जानते कि हम किसके बेटे हैं? पिता का युग बीत चुका था, लेकिन पिता की आत्मा को आगे बढ़ाने वाले बेटों का युग अब शुरू हो रहा था। वे अब वर्दी पहने जनरल नहीं थे, लेकिन देश की रक्षा करने वाले एक फौजी का मिशन जरा भी नहीं बदला था। दूसरी जंग अब पूरी तरह से शुरू हो चुकी थी। अजय पर हमला करने वाले सभी गुंडे वहीं पकड़े गए। पूछताछ में, जैसा कि अपेक्षित था, पुराने सप्लाई घोटाले के मुख्य दोषियों, पूर्व सप्लाई प्रमुख और रेजिमेंट कमांडर का नाम सामने आया। जज मोहन ने इस गवाही के आधार पर तुरंत उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी करवाया और पुलिस ने तेजी से उनके ठिकानों पर छापा मारा, लेकिन वे पहले ही भाग चुके थे। अंदर से किसी ने खबर लीक कर दी थी। इसका मतलब था कि उनके हाथ पुलिस और प्रशासन के अंदर तक पहुंचे हुए थे। स्थिति उम्मीद से ज्यादा गंभीर है। उन्होंने सरकारी तंत्र पर भी कब्जा कर लिया है। विक्रम के दफ्तर में जमा तीनों भाइयों के चेहरे पर चिंता छा गई। दुश्मन सिर्फ कानून के दायरे में नहीं खेल रहे थे, अब उन्हें भी कानूनी और गैर कानूनी के बीच की रेखा को पार करने का फैसला लेना था। हम और इंतजार नहीं कर सकते। वे जो खराब हथियार देश में ला रहे हैं, वे जल्द ही सेना को सप्लाई कर दिए जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो सीमा पर हमारे जवानों की जान खतरे में पड़ जाएगी। अजय ने मुट्ठी भींचते हुए कहा। उसकी कंपनी के लोगों से मिली जानकारी के अनुसार दुश्मन जल्द ही बड़ी मात्रा में खराब गोले बंदरगाह के रास्ते देश में लाकर असली गोलों से बदलने की योजना बना रहे थे। विक्रम ने काफी देर सोचने के बाद फैसला किया, एक ही रास्ता है। अगर वे कानून को नहीं मानते तो हम उन्हें अपने कानून से सजा देंगे। उन्होंने एक पुरानी डायरी निकालकर एक नंबर पर फोन किया। कुछ घंटियों के बाद एक रूखी आवाज सुनाई दी। बहुत समय हो गया डिवीजन कमांडर साहब, या अब मुझे आपको सलाहकार साहब कहना चाहिए। कैसे हो सूबेदार साहब? फोन पर वह व्यक्ति था जो विक्रम के डिवीजन कमांडर रहते हुए उनकी स्पेशल टास्क फोर्स एसडीटी का महान टीम लीडर था। सेवानिवृत्ति के बाद उसने विक्रम भाइयों के कहने पर पुराने टीम के सदस्यों को इकट्ठा करके एक गुप्त टीम बना रखी थी। वे देश की सुरक्षा के उन अंधेरे कोनों में काम करते थे जहां सरकार के हाथ नहीं पहुंच पाते थे। तुम्हारी मदद की जरूरत है। यह देश के नाम पर नहीं, सफेद शेर के नाम पर आखिरी मिशन है। फोन पर कुछ पल की खामोशी रही और फिर किसी भी आदेश से ज्यादा मजबूत वफादारी भरा जवाब आया। लोकेशन भेज दीजिए सर, जान देकर भी मिशन पूरा करेंगे। ऑपरेशन की रात तस्करी वाले बंदरगाह पर घना कोहरा छाया हुआ था। पूर्व सप्लाई प्रमुख और रेजिमेंट कमांडर अपने लोगों के साथ कंटेनर से माल उतरते हुए देखकर मुस्कुरा रहे थे। यह काम सफल होते ही वे बहुत सारा पैसा कमा लेते और सप्लाई सिस्टम पर पूरी तरह कब्जा कर लेते। सिंह भाइयों की तो अब हालत खराब होगी। हमसे पंगा लेने की कीमत चुकानी पड़ेगी। जैसे ही वे अपनी जीत का जश्न मनाने वाले थे, अंधेरे में से कुछ काले साए चुपचाप उभरे और उन पर टूट पड़े। पूर्व स्पेशल फोर्सेज के जवान भूतों की तरह हरकत करते हुए पल भर में सारे गार्ड्स को काबू कर चुके थे। कौन हो तुम लोग? घबराए हुए सप्लाई प्रमुख ने चिल्लाया, लेकिन जवाब में सिर्फ एक ठंडी बंदूक की नली थी। टीम ने खराब गोलों से भरे कंटेनर, सारे सबूत और अपराधियों को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया। अगली सुबह दुनिया में एक बार फिर तहलका मच गया। बड़े पैमाने पर हथियारों की तस्करी करने वाला एक गिरोह पकड़ा गया था और उसके सरगना पुराने घोटाले में शामिल पूर्व फौजी अफसर थे। यह खबर सभी अखबारों और चैनलों पर छाई हुई थी। जब उनकी गिरफ्तारी और खराब हथियारों के ढेर की तस्वीरें सामने आईं, तो देश की जनता गुस्से और हैरानी से भर गई। लेकिन किसी को यह नहीं पता चला कि यह ऑपरेशन कैसे हुआ। मीडिया में इसे बस एक नागरिक की खुफिया जानकारी बताया गया। अदालत में खड़े सप्लाई प्रमुख और रेजिमेंट कमांडर के चेहरे पर हार के भाव थे।
वे समझ गए थे कि उन पर हमला करने वाले काले साए कौन थे और उनके पीछे कौन था। उन्हें एहसास हो गया था कि वे सिर्फ दो जनरल भाइयों से नहीं, बल्कि पिता के युग से चली आ रही देश की रक्षा करने वाली एक विशाल इच्छा शक्ति से लड़ रहे थे। उन्हें देशद्रोह के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई। खून और लालच से बनाया गया उनका साम्राज्य एक रात के सपने की तरह खत्म हो गया। सब कुछ खत्म होने के बाद तीनों भाई अपने पिता की समाधि पर गए। उन्होंने पिता की समाधि पर थोड़ी शराब चढ़ाई और चुपचाप सिर झुकाए खड़े रहे। पिताजी, अब आप शांति से आराम कीजिए। आपने जिस देश को बचाया, अब हम उसकी रक्षा करेंगे। उनके पीछे डूबता हुआ सूरज आसमान को लाल कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे यह उनके बेटों के मिशन को आशीर्वाद देती हुई पिता की एक गर्म मुस्कान हो। भले ही पिता चले गए थे, लेकिन उनकी सफेद शेर की आत्मा तीनों बेटों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेगी और इस धरती पर न्याय और शांति की एक मजबूत ढाल बनी रहेगी। दूसरी जंग जीतने के बाद तीनों भाई फिर से अपनी सामान्य जिंदगी में लौट आए। अब उनका नाम समाज में भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले न्याय के प्रतीक के रूप में लिया जाने लगा था। लेकिन वे कभी खुद को सामने नहीं लाते थे और चुपचाप अपनी जगहों पर अपना काम करते रहते थे। एक दिन विक्रम पिता का सामान संभालते हुए एक पुराना लकड़ी का संदूक देखा। उस पर ताला लगा था और उसे कभी नहीं खोला गया था। उत्सुकता में उन्होंने सावधानी से ताला तोड़ा और संदूक खोला। उसके अंदर एक पुरानी वर्दी, फीके पड़ चुके मेडल और पीले पड़ चुके खतों का एक बंडल था। ये सारे खत पिता ने युद्ध के मैदान से अपनी माँ यानी उनकी दादी को लिखे थे। उन्होंने कांपते हाथों से एक खत उठाया। प्यारी रत्ना, आज रात भी आसमान में तारे छाए हुए हैं। जब मैं इन तारों को देख रही तुम्हें सोचता हूं तो इस गोलीबारी के बीच भी हंसी आ जाती है। आज मैंने एक और साथी खो दिया। उसके आखिरी शब्द थे, जिंदा लौटकर जाना और मेरी जिंदगी का हिस्सा भी खुशी से जीना। मैं उन साथियों से किया हुआ वादा निभाने के लिए और तुम्हारे और हमारे बच्चों की दुनिया को बचाने के लिए जरूर जिंदा लौटूंगा। तुमसे बहुत प्यार है मेरी पत्नी। खतों में युद्ध की भयावहता, मौत का डर और उन सब पर काबू पाने वाला परिवार के लिए गहरा प्यार था। विक्रम एक एक करके खत पढ़ते गए और उन्हें अपने कठोर और मजबूत पिता के पीछे छिपे एक बहुत ही प्यारे और कोमल दिल वाले युवा बलवंत सिंह की छवि दिखाई दी। उन्हें खतों के बंडल के सबसे नीचे एक ऐसा खत मिला जो शायद कभी भेजा नहीं गया था। उस पर किसी का पता नहीं था। यह भविष्य में अपने बेटों के लिए लिखा गया एक वसीयतनामा जैसा था। मेरे प्यारे बेटों, जब तुम यह खत पढ़ोगे तब तक मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा। मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारे लिए एक गर्व करने लायक पिता नहीं बन सका। मैंने युद्ध में बहुत कुछ देखा और बहुत से लोगों को खोया। इसलिए मैं चाहता था कि तुम लोग बंदूक की जगह हल चलाओ। इस धरती पर खून की जगह पसीना बहाने वाली साधारण खुशी को जानो। लेकिन तुम लोग आखिरकार मेरे रास्ते पर चलकर फौजी बन गए। अगर यही तुम्हारी किस्मत है तो बस एक बात याद रखना, फौजी का मिशन लोगों को मारना नहीं बल्कि लोगों को बचाना है। अपनी ताकत का इस्तेमाल कमजोरों को दबाने के लिए नहीं बल्कि उन्हें बचाने और उठाने के लिए करना, ताकि इस धरती पर फिर कभी मेरे जैसा कोई पिता अपने साथियों को खोकर खून के आंसू न रोए। तुम लोग मेरा सबसे बड़ा गर्व और मेरे जीवन का कारण थे। एक दूसरे का ख्याल रखना, प्यार करना और जिस रास्ते को सही मानो उस पर मजबूती से चलना। मैं आसमान से हमेशा तुम लोगों को देखता रहूंगा। हमेशा तुमसे प्यार करने वाला तुम्हारा पिता बलवंत सिंह। खत पूरा पढ़ते पढ़ते विक्रम का चेहरा आंसुओं से भीग चुका था। उन्होंने तुरंत अपने भाइयों को बुलाया और पिता का खत दिखाया। भाई भी पिता के दिल की बात पढ़कर रो पड़े। उन्हें पहली बार समझ आया कि पिता ने जिंदगी भर इतनी खामोशी क्यों ओढ़े रखी और बात रोका। वो भाई भी पिता के दिल की बात पढ़कर रो पड़े। उस खामोशी में कितना गहरा प्यार और दर्द छिपा था। पिता का खत तीनों भाइयों की बाकी जिंदगी के लिए एक दिशा निर्देशक बन गया। उन्होंने पिता की इच्छा का सम्मान करते हुए अब बदला या सजा नहीं बल्कि लोगों को बचाने और दुनिया को बेहतर बनाने के काम में खुद को समर्पित करने का फैसला किया। विक्रम ने अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए युद्ध के अनाथों और घायल सैनिकों की मदद के लिए एक फाउंडेशन बनाया। अजय ने अपनी रक्षा तकनीक की विशेषज्ञता का उपयोग करके खतरनाक बारूदी सुरंगों से जाने बचाने वाले रोबोट बनाने में जुट गए।
मोहन ने जज की कुर्सी छोड़कर मुफ्त कानूनी सलाह देने वाले वकील बन गए ताकि बेकसूर लोगों की आवाज बन सकें। वे अब बदला लेने वाले जनरल भाई नहीं थे, वे पिता के प्यार को अमल में लाने वाले दुनिया के नमक बन गए थे जो अंधेरे और उपेक्षित कोनों में रोशनी फैला रहे थे। पिता सफेद शेर बलवंत सिंह की किंवदंती इस तरह अपने बेटों के जरिए एक और भी महान और पवित्र कहानी में पूरी हो रही थी। जैसे जैसे तीनों भाई समाज की सेवा में लगे रहे, समय बीतता गया और वे भी दादा नाना बन गए। उनके बच्चे भी अपने अपने क्षेत्र में अपने पिता और दादा से प्रेरणा लेकर समाज के ईमानदार और मेहनती सदस्य बने। खासकर विक्रम का पोता अर्जुन अपने दादा और परदादा के नक्शेकदम पर चलते हुए भारतीय सैन्य अकादमी में भर्ती हो गया। परदादा बलवंत सिंह से शुरू हुआ, फौजी खून चौथी पीढ़ी तक पहुंच गया था। अर्जुन बचपन से ही अपने दादाओं से परदादा की कहानियां सुनकर बड़ा हुआ था। सफेद शेर की किंवदंती उसके लिए सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि उसके दिल में जिंदा एक गर्व और मिशन था। अकादमी से टॉप करने के बाद लेफ्टिनेंट अर्जुन ने हैरानी की बात है अपनी पहली पोस्टिंग के लिए फतेहगढ़ की उसी सीमावर्ती यूनिट को चुना जहां उसके परदादा ने युवावस्था में सेवा की थी। यह वही यूनिट थी जहां दशकों पहले उसके छोटे दादा मोहन के साथ अन्याय हुआ था। अब यह यूनिट पूरी तरह बदल चुकी थी, लेकिन उसके लिए इसका एक खास मतलब था। एक नए सूबेदार के रूप में लेफ्टिनेंट अर्जुन अपने जवानों के बीच एक सम्मानित अफसर बन गया। वह कभी भी अपनी सत्ता का रौब नहीं झाड़ता था और हमेशा जवानों के स्तर पर जाकर उनसे बात करता था और उनकी मुश्किलों को पहले समझता था। ट्रेनिंग के दौरान वह सबसे आगे रहता था और हर जवान की सुरक्षा का ध्यान रखता था। उसके व्यवहार में जवानों ने सच्चा नेतृत्व देखा। एक सर्दियों में रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी हुई और यूनिट के पास का एक गांव बाकी दुनिया से कट गया। बिजली और संचार ठप हो गए और खाना भी खत्म होने लगा, जिससे गांव के लोगों खासकर बुजुर्गों की जान खतरे में पड़ गई। ऊपरी कमान से आदेश आया कि बर्फ साफ होने तक इंतजार किया जाए, लेकिन अर्जुन गांव वालों को ऐसे नहीं छोड़ सकता था। उसे अपने परदादा के खत में लिखी बात याद आई, फौजी का मिशन लोगों को बचाना है। वह अपने कमांडिंग ऑफिसर के पास गया और उनसे अनुरोध किया, सर, उस गांव में लोगों को हमारी मदद की सख्त जरूरत है। मैं जानता हूं कि यह आदेश का उल्लंघन है, लेकिन मैंने सीखा है कि किसी भी आदेश से ज्यादा जरूरी इंसान की जान है। सारी जिम्मेदारी मैं लूंगा। कृपया हमारी टुकड़ी को गांव जाने की इजाजत दीजिए। उसकी सच्ची लगन देखकर कमांडिंग ऑफिसर ने आखिरकार उसकी बात मान ली। अर्जुन अपनी टुकड़ी के साथ कमर तक की बर्फ और घने अंधेरे को चीरते हुए गांव की ओर बढ़ा। उन्होंने अपनी पीठ पर खाना और दवाइयां लादी और बुजुर्गों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। रात भर चले बचाव कार्य के बाद बिना किसी जान माल के नुकसान के सभी गांव वालों को बचा लिया गया। यह खबर मीडिया के जरिए पूरे देश में फैल गई और लोगों ने लेफ्टिनेंट अर्जुन और उसकी टुकड़ी की जमकर तारीफ की, जिन्होंने अपनी सुरक्षा से ज्यादा नागरिकों की जान को महत्व दिया। सेना के बड़े अफसर शुरू में आदेश न मानने पर कार्रवाई करना चाहते थे, लेकिन जनता की तारीफ के दबाव में उन्हें उसे सम्मानित करना पड़ा। सम्मान समारोह के दिन अर्जुन का पूरा परिवार यूनिट में आया। दादा बन चुके तीनों भाई अपने पोते को गर्व से देख रहे थे। विक्रम ने पोते का कंधा थपथपाते हुए कहा, अर्जुन, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। तुम्हारे परदादा अगर आज आसमान से देख रहे होते तो जरूर मुस्कुरा रहे होते। अर्जुन ने अपने दादाओं को सैल्यूट करते हुए जोरदार आवाज में जवाब दिया, धन्यवाद दादाजी। मैं आपके पोता और महान सफेद शेर का परपोता हूं। मैं इस नाम पर कभी आंच नहीं आने दूंगा। उसी पल तीनों भाइयों को एहसास हुआ, पिता की विरासत सिर्फ उन पर खत्म नहीं हुई थी, यह खून के जरिए और दिल में बसी सीखों के जरिए आने वाली पीढ़ियों तक हमेशा जारी रहेगी। सफेद शेर की किंवदंती अब सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं, बल्कि इस देश में रहने वाले सभी लोगों के लिए प्रेरणा बनने वाली भारत की एक महान भावना बन गई थी। लेफ्टिनेंट अर्जुन की कहानी ने समाज पर गहरा प्रभाव डाला और इसके कारण भुला दिए गए शेर दल और सफेद शेर बलवंत सिंह की कहानी फिर से चर्चा में आ गई। इतिहासकारों और पत्रकारों ने उनसे जुड़ी जानकारी खोजनी शुरू कर दी और सरकार ने फैसला किया कि अब उनके योगदान को और नहीं छिपाया जा सकता। सभी गुप्त दस्तावेज सार्वजनिक कर दिए गए। उन दस्तावेजों में कल्पना से परे वीरता की कहानियां थीं। दुश्मन के इलाके में घुसकर महत्वपूर्ण ठिकानों को तबाह करना,
कुछ दर्जन सैनिकों के साथ चीनी सेना के बड़े हमलों को रोकना और घिरे हुए हजारों भारतीय सैनिकों के लिए सुरक्षित रास्ता बनाना जैसे चमत्कारी मिशन। और इन सब के केंद्र में हमेशा युवा कमांडर बलवंत सिंह थे। देश की जनता एक ऐसे महान नायक के बारे में जानकर उत्साहित और भावुक हो गई जिसके बारे में वे जानते ही नहीं थे। जब यह पता चला कि बलवंत सिंह ने जिंदगी भर एक किसान के रूप में खामोशी से जीवन बिताया तो उनके प्रति सम्मान और भी बढ़ गया। सरकार ने एक बैठक में सर्वसम्मति से बलवंत सिंह को भारत के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र मरणोपरांत से सम्मानित करने का फैसला किया। साथ ही फतेहगढ़ के युद्ध क्षेत्र में उनकी एक मूर्ति बनाने और उनके नाम पर एक स्मारक बनाने का भी फैसला किया गया ताकि उनके बलिदान को हमेशा याद रखा जा सके। पुरस्कार समारोह राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री ने खुद बलवंत सिंह की तस्वीर पर पुरस्कार चढ़ाया। परिवार के प्रतिनिधि के रूप में विक्रम ने शांत आवाज में अपने पिता के बारे में कुछ शब्द कहे। मेरे पिता ने कभी खुद को हीरो नहीं माना। वह हमेशा कहते थे कि असली हीरो तो वे अनगिनत साथी हैं जो अनजान पहाड़ियों में सो रहे हैं। आज यह सम्मान सिर्फ मेरे पिता का नहीं बल्कि उस युग के उन सभी युवाओं का है जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। पिता ने हमें ताकत का सही इस्तेमाल सिखाया। उन्होंने सिखाया कि ताकत किसी को झुकाने के लिए नहीं बल्कि किसी को बचाने के लिए होती है। हम पिता की उस सीख का पालन करते हुए अपनी बाकी जिंदगी इस देश में न्याय और शांति लाने के लिए समर्पित करेंगे। उनके भाषण ने सभी के दिलों को छू लिया। स्मारक के निर्माण के दौरान सिंह भाइयों ने पिता का वह पुराना लकड़ी का संदूक दान कर दिया। संदूक के अंदर की पुरानी वर्दी, फीके मेडल और पत्नी और बेटों को लिखे खत स्मारक की सबसे महत्वपूर्ण चीजें बन गईं। खासकर भविष्य के बेटों के लिए लिखा वह खत स्मारक में आने वाले हर व्यक्ति के दिल को छू लेता था और समय से परे एक सीख देता था। समय के साथ बलवंत सिंह स्मारक भारत का एक नया तीर्थ स्थल बन गया। अनगिनत छात्र, सैनिक और नागरिक यहां आकर उनके महान जीवन के बारे में सीखते और देश प्रेम का मतलब समझते। उनकी कहानी पाठ्य पुस्तकों में शामिल की गई और फिल्मों और नाटकों में भी दिखाई गई, जिससे वह लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहने वाली एक किंवदंती बन गई। एक खूबसूरत वसंत के दिन अब सफेद बालों वाले बूढ़े हो चुके तीनों भाई व्हीलचेयर पर अपने पोते पोतियों के सहारे स्मारक में आए। स्मारक के बीच में खड़ी युवावस्था के पिता की मूर्ति के सामने खड़े होकर वे काफी देर तक चुपचाप मूर्ति को देखते रहे। पिताजी, आप देख रहे हैं, आपने जिस दुनिया का सपना देखा था वह अब थोड़ी बहुत वैसी हो गई है, छोटे भाई मोहन ने नम आंखों से कहा। तभी वहां आए कुछ छोटे बच्चों ने उनसे पूछा, दादाजी, क्या आप सफेद शेर वाले दादाजी के बेटे हैं? विक्रम ने प्यार से मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। हाँ बेटा, वह महान व्यक्ति हमारे पिता थे। बच्चों ने उन्हें सम्मान और आश्चर्य से देखा। उन मासूम आंखों में तीनों भाइयों ने देखा कि पिता की विरासत और इस देश का भविष्य चमक रहा है। बदला गुस्सा पैदा करता है, लेकिन बलिदान और प्यार एक अमर किंवदंती को जन्म देते हैं। यह सच उन्होंने अपने पिता के जीवन से सीखा था और अपने जीवन से साबित किया था। स्मारक की यात्रा के कुछ समय बाद सबसे बड़े भाई विक्रम का वृद्धावस्था के कारण निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया और अनगिनत लोगों ने उस न्यायप्रिय फौजी और युग के महान व्यक्ति को अंतिम विदाई दी। बड़े भाई को खोने के बाद अजय और मोहन ने दुख में एक दूसरे का सहारा लिया और भाई और पिता की विरासत को आगे बढ़ाते रहे। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति दान करके बलवंत सिंह शांति फाउंडेशन की स्थापना की। यह फाउंडेशन युद्ध पीड़ितों की मदद, पूर्व सैनिकों के कल्याण और शांति अनुसंधान जैसे कामों में लग गया, जिनके लिए पिता ने जिंदगी भर प्रार्थना की थी। उधर परपोता अर्जुन एक काबिल अफसर बन चुका था। वह अपने परदादा और दादाओं के रास्ते पर चलते हुए कमजोर और बेबस जवानों की रक्षा करने वाले एक सच्चे कमांडर के रूप में प्रसिद्ध हुआ। वह कभी अपने खानदान का नाम नहीं लेता था, लेकिन उसके हर काम में सफेद शेर का खून झलकता था। एक दिन विदेश में एक शांति मिशन पर तैनात कैप्टन अर्जुन की टुकड़ी पर एक सशस्त्र समूह ने हमला कर दिया। भीषण लड़ाई के दौरान उसने एक जवान को बचाने के लिए खुद को आगे कर दिया और उसे गोली लग गई। उसकी हालत बहुत गंभीर थी। जब सब निराश थे, तब एक चमत्कार हुआ।
मिशन पर जाने से पहले उसके दादा अजय ने उसे एक पुरानी बुलेट प्रूफ प्लेट दी थी, जिसने गोली को रोक लिया था। वह बुलेट प्रूफ प्लेट अजय द्वारा विकसित एक प्रोटोटाइप थी। इस तरह दादा के प्यार ने पोते की जान बचा ली। यह खबर देश में पहुंची और पूरा देश उसकी सलामती के लिए प्रार्थना करने लगा। जब वह वापस लौटा तो वह एक राष्ट्रीय नायक बन चुका था। अस्पताल में एक इंटरव्यू के दौरान उसने खुद को हीरो कहने वाले पत्रकारों से कहा, मैं हीरो नहीं हूं, असली हीरो तो वे अनगिनत सैनिक हैं जो इस पल भी अनजान जगहों पर चुपचाप अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। और मुझे दादा के प्यार और परदादा से मिली लोगों को बचाने वाली फौजी भावना ने बचाया है। उसके विनम्र और सच्चे इंटरव्यू ने एक बार फिर लोगों का दिल जीत लिया। सफेद शेर की कहानी अब सिर्फ अतीत की किंवदंती नहीं, बल्कि वर्तमान में घट रही एक जिंदा कहानी बन गई थी। अस्पताल से छुट्टी के बाद अर्जुन उस जवान के घर गया जिसे उसने बचाया था। गरीब परिवार में अपनी मां के साथ रहने वाला वह जवान अर्जुन का हाथ पकड़कर रो पड़ा और धन्यवाद दिया। कैप्टन साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप न होते तो मैं नहीं, यह मेरा फर्ज था। तुम्हारी मां अब मेरी भी मां है। आगे कोई भी मुश्किल हो तो मुझे याद करना। उसने चुपचाप पैसों से भरा एक लिफाफा दिया और लौट आया। उसकी पीठ के पीछे दशकों पहले अपने छोटे बेटे के चोटिल चेहरे को देखकर गुस्साए एक बूढ़े पिता की छवि और सड़ी हुई फौज को सुधारने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने वाले दो जनरल भाइयों की छवि एक साथ दिखाई दे रही थी। इन सब में एक ही भावना थी, परिवार की रक्षा करना, अपने जवानों से प्यार करना और देश के लिए समर्पित रहना। सफेद शेर की कभी न खत्म होने वाली कहानी। सभी तूफानों से गुजरकर अब इतिहास का हिस्सा बन चुके सिंह परिवार के लोग, बचे हुए दो भाई अजय और मोहन भी कुछ सालों के अंतराल पर अपने बड़े भाई और पिता के पास चले गए। उनका जीवन अपने आप में एक नाटक था और उन्होंने भारतीय इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी। अब परिवार की विरासत पूरी तरह से अर्जुन की पीढ़ी के कंधों पर थी। कर्नल के पद पर पदोन्नत होकर अर्जुन अब भी सेना में था और अपने परदादा और दादाओं के बनाए रास्ते को और भी चौड़ा और मजबूत कर रहा था। वह भ्रष्टाचार से समझौता न करने वाले एक कठोर और अपने जवानों से प्यार करने वाले एक नरम दिल लीडर के रूप में दूसरा सफेद शेर अड्डाथों के था कहलाने लगा था। जिस साल वह रेजिमेंट कमांडर बना, उस साल वह अपने बेटे और बेटी के साथ राष्ट्रीय युद्ध स्मारक गया। एक साथ सो रहे अपने परदादा और 3 दादाओं की समाधियों के सामने खड़े होकर उसने बच्चों को अपने परिवार का इतिहास सुनाया। ये जो यहाँ सो रहे हैं वे तुम्हारी जड़ें हैं। परदादा ने देश को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी और दादाओं ने उस देश को सड़ने से बचाने के लिए अन्याय से लड़ाई लड़ी। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि जिस धरती को उन्होंने बचाया उस पर तुम लोग खुशी से जी सको। बेटे ने पूछा, पापा तो हमें क्या करना है? अर्जुन ने बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराया, तुम्हें कुछ बहुत बड़ा करने की जरूरत नहीं है। बस अपनी जगह पर ईमानदार रहो, दूसरों की मदद करो और अन्याय देखकर चुप न रहने की हिम्मत रखो, तो तुम भी सफेद शेर के एक बेहतरीन वंशज बन जाओगे। उसने अपनी जेब से एक बहुत पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर निकाली। यह युवावस्था में उसके परदादा और शेर दल के साथियों की तस्वीर थी। तस्वीर में सभी युवा मुस्कुरा रहे थे। यह उन लोगों की तस्वीर थी जिन्होंने मौत के सामने भी उम्मीद नहीं हारी थी। याद रखना, हमारी शुरुआत एक छोटे से गुस्से से हुई थी, लेकिन उसका अंत इस देश को बचाने वाला एक विशाल प्यार था। जब अर्जुन और बच्चे समाधियों पर फूल चढ़ाकर लौट रहे थे तो कहीं से हवा का एक झोंका आया और पेड़ों से टकराकर एक गीत की तरह गूंज उठा। ऐसा लगा जैसे इस धरती की रक्षा करने वाले वह महान नायक अपनी आने वाली पीढ़ी के काबिल रूप को देखकर खुशी से आशीर्वाद दे रहे हों। कहानी यहीं खत्म होती है। एक बूढ़े पिता के आंसुओं से शुरू हुई गुस्से की यह गाथा समय के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ एक भयंकर बदला, फौज में एक बड़ा सुधार और पीढ़ियों तक चलने वाले एक महान बलिदान की कहानी में पूरी हुई। एक चोटिल चेहरे वाला सिपाही और उसके लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने वाले उसके पिता और भाई। उनकी कहानी सिर्फ एक परिवार के बदले की कहानी से कहीं ज्यादा हम सभी से यह सवाल पूछती है कि असली ताकत क्या है और न्याय कैसे मिलना चाहिए। और इसका जवाब, जैसा कि सफेद शेर के वंशजों ने किया, हम सभी के जीवन में है। अपनी अपनी जगहों पर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाकर और अपने प्रियजनों की रक्षा के लिए हिम्मत दिखाकर, क्योंकि किंवदंती कहीं दूर नहीं होती,
वह साधारण लोगों की हिम्मत से ही शुरू होती है और पूरी होती है।